हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद वर्मा और आज हम रसास्वादन करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का जिसका शीर्षक है नमक। यह कहानी दो मुल्कों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं नमक कहानी। नमक कहानी की लेखिका रजिया सज्जाद जाहिर हैं। सन 1947 में हिंदुस्तान ने आज़ादी के साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेला। देश के बंटवारे के बाद कुछ लोग पाकिस्तान रह गए और कुछ लोग हिंदुस्तान में रह गए। भले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए हों, मगर बंटवारे के बाद जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंच गए थे उनके दिलों में आज भी हिंदुस्तान बसा हुआ है। ऐसे ही कुछ लोग और हैं जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर बस गए, उनके दिलों में भी आज भी पाकिस्तान बसता है। भले ही जमीन के दो टुकड़े हो गए हों, मगर लोगों के दिलों से वो पुरानी यादें मिट नहीं पाई। यह कहानी उन्हीं विस्थापित लोगों की भावनाओं पर आधारित है। सफिया अपनी एक सिख पड़ोसी के घर एक कीर्तन में जाती है, जहां पर एक सिख बीवी को देखकर वह हैरान रह जाती है कि वो सिख बीवी किस कद्र सफिया की मां से मिलती थी। भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब हो और वो सिख बीवी सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़े हुई थी, जैसे सजिया की अम्मी मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी ओर मोहब्बत से देखा तो उस सिख बीवी ने रजिया के बारे में अपने घर की बहू से पूछा, तो घर की बहू ने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई सालों से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर ही वो तुरंत उठकर सफिया के पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं, उम्दा खाना और नफीस कपड़ों के शौकीन, सैर सपाटे के रसिया, जिंदा दिली की तस्वीर। कीर्तन होता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। सफिया ने एक दो बार बीच में पूछा, माता जी आपको तो यहाँ आए हुए बहुत साल हो गए होंगे। वह बोली, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारा बंगला बन गया है, बिजनेस है, सब कुछ ठीक ठाक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो लाहौर ही है जी। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूध या आंचल में समा जाते हैं। बातें आगे चल पड़ती हैं। घूम फिरकर वो उसी जगह पर आ जाती हैं, साडा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे के आसपास खत्म हुआ। जब वह प्रसाद हाथ में लेकर उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआ देते हुए रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। वो दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाते हुए बहुत ही आहिस्ते से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन कैसे बीते किसी को पता ही नहीं चला। जिम खानों की शामें, दोस्तों की मोहब्बत कि कोई कुछ लिए आ रहा है और कोई कुछ, कहाँ रखें, कैसे पैक होंगे, कैसे ले जाया जाएगा, यह भी एक समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या थी नमक। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था। उसने सोचा कि उसका भाई उसे ठीक राय दे सकेगा। सफिया चुपके से बोली, क्या नमक ले जा सकते हैं भैया? वह हैरान था और बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी क्या? आप लोगों के हिस्से में तो ज्यादा नमक आया है। वो झुंझला गई, मैं हिस्से की बात नहीं कर रही हूं। आया होगा, मुझे तो नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया। माँ का क्यों जिक्र था
वो तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी के अंदाज में समझाते हुए उसका भाई बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल गई तो आपके सामान की छिंदी छिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। वह बिगड़ गई और बोली, कानून का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी? अरे मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। उसके भाई ने कहा, यह तो आप बहुत ही गलत बात कर रही हैं। अरे कानून भी तो कोई चीज है। अरे फिर वही कानून? क्या कानून सब हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते होंगे ना? हाँ, वह मशीन नहीं होते, वह शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। अरे तो बाबा मैं कब कह रही हूं कि वो ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वो भी चंद पैसों का, शौक से देख लें। कोई सोना चांदी नहीं, ब्लैक मार्केट का कोई माल नहीं। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, आप नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, तो अगर सभी अदीबों का दिमाग हमारी तरह घुमा हुआ होता, ये दुनिया बेहतर जगह ही होती। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 9 बजे उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करने की सोची। कमरे का दरवाजा उसने बंद किया और वो सारा सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे समेटकर सूटकेस में चली गई। बची तो सिर्फ 2 ही चीजें। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे और दूसरी थी वो नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना की जगह पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसे रख दें, लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं और फिर वादा करने के बाद झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अगर इन किन्नुओं की टोकरी में इसे सबसे नीचे रख दिया जाए तो इस ढेर में भला कौन इसे देख पाएगा? और देख भी लिया तो नहीं, फलों की टोकरी तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से किन्नू, सभी ला रहे थे और ले जा रहे थे। हाँ, ये ठीक है, उसने किन्नू कालीन पर उतार दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्रिय को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर बैठकर वो पुड़िया को ही ताकती रही। उसने एक आह भरी, फिर वो किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। पुड़िया के इधर उधर, आसपास और ऊपर, यहां तक कि वो बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया और चादर ओढ़कर सो गई। रात को तकरीबन 1:30 का समय था। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना वृक्ष सामने की दीवार पर एक अक्स लहरा रहा था। कहीं से किसी व्यक्ति की खांसी की आवाज, दूर से किसी कुत्ते के रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी या फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उनके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे, बाप की कब्र थी,
नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजियां थी जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे कि फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहां हम लोग नहीं जा सकते। उन सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ी का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि अब वो कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। अगले दिन सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था और वो वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वो अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए सोच रही थी कि आसपास इधर उधर कितने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वो जानती है कि टोकरी की तह में किनुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला गया तो उसमें एक एनर्जी सी आई और उसने एकदम फैसला किया कि मोहब्बत का ये तोहफा वह चोरी से नहीं ले जाएगी। नमक वह कस्टम वालों को दिखाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिनमें उसके पैसे और पासपोर्ट थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की ओर बढ़ा तो एक कस्टम ऑफिसर की ओर वह बढ़ी। ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक कस्टम ऑफिसर खड़े थे, लंबा कद, दुबला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंखों पर ऐनक। वो कस्टम ऑफिसर की वर्दी तो पहने हुए थे मगर उन पर वह कुछ जच नहीं रही थी। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, फरमाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, मेरा वतन तो दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी। वह बोली, जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। मैं अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद इधर आए। वह बोला, जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसने सब कुछ बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी ओर खिसकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया, अच्छे से लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी ओर से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। सफिया वहां से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वो लोग वहीं खड़े रहे। रेल सरहद की तरफ बढ़ने लगी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस स्थान से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी, एक जबान थी, एक सी सूरत और एक सा लिबास और अंदाज भी एक सा ही था। गलियां भी तो एक सी ही थी। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामान की जांच उनके डब्बों के सामने ही कर रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था। वो उन नौजवान कस्टम ऑफिसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। सफिया ने कहा, मेरे पास नमक है, और सब कुछ कह सुनाया। उन्होंने सर झुका लिया था, सुनते रहे, बीच बीच में सर उठाते, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से बोले, इधर आइए।
प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर एक कमरा था। वो उसके अंदर चले गए। सफिया दाखिल होते ही हिचकिचाई। वो मुस्कुराए और बोले, आइए आइए ना। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और फिर बोले, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की ओर झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। दो चाय लाओ, अच्छी वाली। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें अंदर तक उसने हाथ डाला और एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी में कुछ धुंधले शब्द थे। उसने बताया, मेरा नाम सुनील दास गुप्त है और मैं ढाका से हूँ। जब डिवीजन हुआ था तभी हम यहाँ आ गए, मगर हमारा वतन तो ढाका है। नजरुल और टैगोर को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। जिस दिन हम यहाँ आए उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे अजीज मित्र ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े और नौकरी भी मिल गई। पर हम वतन आते जाते रहते हैं। पहले तो इधर ही कस्टम था, पर अब उधर भी गोलमाल हो गया है। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसा नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है। हमारी जमीन, हमारी पानी का तो मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफिया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास वो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वो जो कस्टम के इस ओर है या उस तरफ। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।